नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास। ठीक है, ये हमारा आज 6 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास करा दिए हैं विश्व इतिहास का। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का आज तीसरा क्लास होगा और आज हम कोशिश करेंगे कि फ्रांस की क्रांति को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, एक क्लास में टॉपिक समाप्त। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। आइए, तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग विश्व इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से जो भी सवाल आता है या फ्रांस की क्रांति से जो भी सवाल आता है, तो हमने जो 3 क्लास कराया फ्रांस की क्रांति से, वो तीनों क्लास अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपको कहीं से फ्रांस की क्रांति में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक महान सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख व्यक्ति था। ठीक है, उसे इतिहास का सबसे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है। ठीक है, यानी इतिहास का जो सबसे महान व्यक्ति थे उसमें से एक हम नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हैं। ठीक है, इसने अपना जीवन कैसे बिताया, जीवन में क्या क्या काम किए, सभी को इसमें उल्लेख हमने किया है। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पर उसने 1804 से 1814 तक और फिर 1815 में थोड़े समय के लिए फ्रांस पर शासन किया। ठीक है, 1804 से 1814 तक और बीच में कहाँ रहा उस सब के बारे में नीचे हम विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजोसियो में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो अजोसियो में उसका जन्म हुआ था। ये कहाँ की है? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी है। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ये भी सवाल पूछा जाता है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? उनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1799 ईस्वी में हो गया था। हमने फ्रांस की क्रांति जो पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि डायरेक्टरी क्या होता है और इसका जो शासन, डायरेक्टरी का शासन जो चल रहा था उसका अंत जो हुआ वो 1799 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसी के बाद 1799 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। ठीक है, यानी 1799 ईस्वी में बना था वह तत्कालीन रूप से काउंसिल बना था। ठीक है, लेकिन 1802 ईस्वी में जो बना तो इसने अपने मन से बना था और जब तक चाहे तब तक यह रह सकता था। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। ठीक है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहते हैं? तो नेपोलियन को कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? उसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेपोलियन की जो पत्नी थी उसका नाम था जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से नेपोलियन शादी किया था। क्यों तलाक दिया था? क्योंकि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। ठीक है, इसने सोचा कि अगर दूसरा शादी हम कर लेंगे तो हमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, ट्राफल्गर का एक युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में। ठीक है, उसी को देखते हैं। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ठीक है, इस नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस जो था फ्रांस में, उसका स्थापना हुआ था और कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो नेपोलियन। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए, एक नेपोलियन का कोड जारी होता है। ठीक है, उसमें नेपोलियन ने बताया था कि हम कैसे शासन करेंगे और शासन में किन किन बातों का रखा जाएगा ध्यान, उसी को अपने कोड में बताया था। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि नेपोलियन का कोड कब लागू हुआ? ठीक है, यहाँ देखिए, नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। ठीक है, यह 1804 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, नेपोलियन को नील नदी का युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक, यानी अंग्रेजी जो जहाज था उसका जो नायक था उसका नाम था नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। ठीक है, कब का? तो 1804 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। नेपोलियन और अंग्रेजी जहाज के जो नायक था नेल्सन, उसके मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए, नेपोलियन और रूस के बीच 1812 में एक बड़ा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। ठीक है, और नेपोलियन की अगर क्रांति का या नेपोलियन का पतन के बारे में अगर जाना जाता है तो इसका सबसे बड़ा भूल जो था वह रूस पर आक्रमण था। ठीक है, तो क्यों आक्रमण किया?
और क्या था इसके बारे में आइए नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसे रूसी अभियान या 1812 का देशभक्तिपूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था, लेकिन कठोर सर्दी और रूसी सेना की रणनीति के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी नेपोलियन को हार का ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ठंडी का मौसम था और सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, इस कारण उसके सैनिक जो थे वह लड़ नहीं पा रहे थे। देखिए मुख्य बिंदु क्या था इसके बारे में देखिए। समय कब का साल है, यह तो 1812 ईस्वी का साल है। परिणाम क्या हुआ, तो इसमें नेपोलियन की हार हो जाती है। यहाँ देखिए, यूरोप के राष्ट्र ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया। एक लिपजिंग नामक स्थान था जहाँ पे युद्ध होता था, उसी स्थान पर नेपोलियन को 1813 ईस्वी में हरा दिया गया और उसे बंदी बनाकर एल्बम के टापू पर ले गया गया, परंतु वह वहाँ से भाग निकला। ठीक है, हमने आपको ऊपर बताया था कि नेपोलियन बीच में 1 साल तक फ्रांस का राजा नहीं रहता है, तो यही कारण था कि नेपोलियन को हरा दिया गया था और उसको ले जाके वहाँ पे बंदी बना दिया गया था, लेकिन यह वहाँ से भी भाग निकला था और फिर फ्रांस का सम्राट बना। कब बना, 1815 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अंततः मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू की युद्ध में हरा दिया। ठीक है, ये जो सवाल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 1815 ईस्वी हो जाएगा। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया था। ठीक है, और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जहाँ पे उसको कैद करके रखा गया था। यहाँ देखिए, नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि 1812 ईस्वी में, ठीक है, इस सन आप लोग याद रखिएगा, 1812 ईस्वी में उसने रूस पर आक्रमण किया था और यही आक्रमण उसके पतन का मुख्य कारण बना। ठीक है, इसीलिए जब क्षमता नहीं रहता है तो किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, या आक्रमण करने से पहले पूर्ण तैयारी के साथ तब आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो फ्रांस की क्रांति से छूट गया था। इस जो हम 3 क्लास करा दिए हैं फ्रांस क्रांति में, उससे बाहर का क्वेश्चन आपको फ्रांस की क्रांति से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल में कह रहा है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली में कितने सदस्य होते थे। ठीक है, यानी फ्रांस में जो नेशनल असेंबली का गठन किया गया था उसमें कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए में है 745 थे, या बी में 750 थे, या सी में 755 थे, या डी में 735 थे। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 745 सदस्य जो थे वह नेशनल असेंबली के सदस्य थे। ठीक है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। इसको रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, इसी को रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा रक्तहीन क्रांति कब हुई थी तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आंसर यहाँ पे देखिए। ऑप्शन ए में है 1688 ईस्वी में, बी में है 1700 ईस्वी में, सी में है 1650 ईस्वी में, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ देखिए, तीसरा में कह रहा है मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है किंतु वह समाज के बंधनों से जकड़ा होता है। ठीक है, यह बात किसने कहा था, यानी जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उसमें किसने कहा था कि मनुष्य तो पैदा होता है स्वतंत्र, लेकिन समाज का जो बंधन है उससे वह कभी निकल नहीं पाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है रूसो ने कहा था, या ऑप्शन बी में है लुई 14वां ने कहा था, या ऑप्शन सी में है लुईस 16वां ने कहा था, या ऑप्शन डी में वाल्टेयर ने कहा था। ठीक है, यहाँ देखिए, जो ऑप्शन बी में है लुई 14वां, इसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी आई एम द स्टेट, यानी मैं जो कहूँगा उसी को सबको मानना होगा। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, उस समय राजा कौन था, तो लुईस 16वां था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसका उम्र क्या था, तो 20 साल था। ये सवाल भी कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। रूसो ने कहा था कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन वह समाज के बंधनों से जकड़ा होता है। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नेपोलियन कोड कब लागू हुआ। ठीक है, नेपोलियन का कोड कब लागू हुआ आप लोग को हमने ऊपर पढ़ाया है अभी। ऑप्शन ए में 1800 ईस्वी में, या ऑप्शन बी में 1804 में, या सी में 1812 में, या डी में 1813 में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 1804 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए, फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब किया गया? ठीक है, यानी पहले दासों का आयात और निर्यात होता था, ये बात आप लोग जानते होंगे। लेकिन दास प्रथा जो था उसका अंत तो कभी ना कभी होना था, तो कब किया गया? तो उसका अंत जो हुआ वो 1794 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसका आंसर यही है, 1794 ईस्वी में फ्रांस में दासों का प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर से इसको नेपोलियन शुरू करता है। ठीक है, कब शुरू करता है आइए देखिए इसको। यहाँ देखिए, नेपोलियन इसे 1804 ईस्वी में फिर से शुरू कर देता है और पूर्ण रूप से इसे 1848 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कब बंद हुआ, फिर नेपोलियन इसे 1804 ईस्वी में शुरू कर देता है और 1848 ईस्वी में पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ देखिए, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से 1946 ईस्वी में मिला। ठीक है, इस सवाल में पूछा जाता है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से कब दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। मार्सिलिया फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसको कब गाया गया? तो फ्रांस में जब महिलाओं ने आंदोलन किया था उस समय इन्होंने एक गाना गा रहे थे। ठीक है, तो उसका नाम था मार्सिलिया। इसके बारे में नीचे हमने लिखा है, आइए इसको देखते हैं। यह एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक गीत है। ठीक है, देखिए कैसे इसका नाम मार्सिलिया पड़ा था। ठीक है, ये जो संघ था इसका नाम मार्सिलिया कैसे पड़ा था, इसको देखिए। इस गीत को सबसे पहले मार्सिल के स्वयं सेवकों ने इसको गाया था जब वे पेरिस की यात्रा कर रहे थे, इसलिए इसका नाम मार्सिलिया पड़ गया। ठीक है, तो जब पेरिस जा रहे थे तो उन्होंने इस गीत को गाया था और इसी का नाम आज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत भी है। ठीक है, किसने लिखा था इसको? इसको देखिए, इस गीत को कवि राजेट दी एल्से ने लिखा था। ठीक है, ये सवाल एक बार पूछा गया था कि फ्रांस का मार्सिलिया गीत किसने लिखा था, तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। कवि राजेट दी एल्से इसका नाम है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। क्यों लिखा गया ये गीत, आखिर लिखने का क्या कारण था, इसको देखिए। यहाँ देखिए, यह गीत उस समय लिखा गया जब फ्रांस क्रांति की रास्ता से गुजर रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, यह गीत देशभक्ति का प्रतीक था और लोगों को एकजुट करने का काम यह गीत के माध्यम से किया गया था उस समय। ठीक है, यहाँ देखिए, यह गीत इतना मशहूर क्यों है, इसको देख लेते हैं। यह गीत फ्रांस की क्रांति से जुड़े होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मशहूर है। ठीक है, यह गीत फ्रांसीसी लोगों के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग थे उनके लिए गर्व और एकता का प्रतीक यह मार्सिलिया गीत है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। संक्षेप में देखिए क्या लिखा है, संक्षेप में मार्सिलिया फ्रांस का राष्ट्रीय गान है और यह फ्रांस की क्रांति से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक गीत है। ठीक है, तो हमने आपको इतना क्यों बताया, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्सिलिया जो गीत है वह कहाँ का गीत है, तो आप लोग बता दीजिएगा फ्रांस का गीत है। इसीलिए इसमें जितना भी बताया वो सब सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। 5 बजे शाम को क्लास चलता है, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके।